अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 में वी हैव डन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये पार्ट हम कर चुके हैं और अब हम स्पेसिफिकली इक्विलिब्रियम पार्ट डिस्कस करेंगे। बट इक्विलिब्रियम पार्ट में भी हमने फर्दर वी नीड टू फर्स्ट डिस्कस सम फोर्सेस, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। सो आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो आज हम फोर्सेस पढ़ेंगे वो थ्रू आउट चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 ऑलमोस्ट सब में यूज होगी। ओके जी, हमने डिफरेंट फोर्सेस आज डिस्कस करनी है और उन फोर्सेस की डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, फोर्सेस हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहले जो फोर्स है इट इज वेट फोर्स। तो ये फोर्सेस हम आज 3-4 फोर्सेस पढ़ेंगे और ये हर क्वेश्चन में हमें लेबल करनी होगी और लेबल तब कर सकेंगे जब आपको इसकी डायरेक्शन सही तरीके से पता होगी। सो वेट क्या होती है? वेट भी एक फोर्स है which is acting always downward। और ये डाउनवर्ड क्यों होती है? ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द वेट फोर्स? W। weight is equal to mg। weight is the product of mass and g। what is g? G is the gravity और gravity g की वैल्यू हम क्या लेंगे हमेशा? it will be 10। वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो अपवर्ड मूव करो तो -10, डाउनवर्ड मूव करो तो +10। लेकिन वो एक अलग केस है, वो काइनेमेटिक्स में यूज कर, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी विल ऑलवेज बी टेकन एज 10 और वेट इज मास टाइम्स 10 मीन ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 है तो उसका वेट क्या होगा? 20 न्यूटन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 8 न्यूटन है, वेट इज 8 न्यूटन, देन व्हाट इज द मास? 0.8 kg। 0.8 kg। ओके, मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए डायरेक्शन हुआ करेगी। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेट? सो डायरेक्शन ऑफ वेट इट इज ऑलवेज vertically downward। it is always vertically downward। the direction of weight is always vertically downward। अगर ये एक टेबल है, उस टेबल पे अगर एक ये ब्लॉक है
So then the weight of the block will be acting vertically downward, always vertically downward. So this is the direction of weight. अगर आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन हो, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर दिस इज द ऑब्जेक्ट, so what will be the direction of the weight? Weight will be acting vertically downward, so इसमें भी vertically downward होगा ऐसे. This is the weight. So always vertically downward, doesn't matter whether the plane is inclined or horizontal, weight हमेशा vertically downward होगा. जी ठीक हो गया. Second force is, next force after the weight is contact forces. There are two contact forces. एक contact force होती है normal contact force, इसको रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं. नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? इट इज, व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स? अपवर्ड? नो, जरूरी नहीं है. होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. ऑपोजिट द वेट? बिल्कुल नहीं, ये मिस्टेक है जो हम करते हैं. इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज perpendicular to the plane, perpendicular to the surface भी कह सकते हैं. ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. मीन अक्सर आपको लगेगा वो वेट की बिल्कुल इक्वल आ रहा है, उसके ऑपोजिट आ रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं आता. एग्जांपल देखिए. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. ये टेबल पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज डब्ल्यू, जो कि हम पहले से हमें है आइडिया इसका. सो व्हाट इज द डायरेक्शन? ओके, अब ये मुझे ये बताइए, अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये नीचे ब्लॉक क्यों नहीं गिर रहा? इलियास, ये जो फोन है, इस फोन का एक वेट है, ये टेबल पे रखा हुआ है. इस फोन का एक वेट है, वो वेट हो सकता है कि 10 न्यूटन हो. अगर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वेट डाउनवर्ड फोर्स आपकी एक है, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि बेशक टेबल की एक फोर्स तो लग रही है नीचे, तो फोर्स नीचे लग रही है, अब इक्विलिब्रियम में तो नहीं है ना ये. जी, इसके अगेंस्ट एक फोर्स भी लग रही है जो कि इसको बैलेंस किए हुआ है, और वो जो इसके अगेंस्ट फोर्स है उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं. मीन ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो एक ब्लॉक है इस टेबल के ऊपर है, इसका वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. अगर यही सिर्फ फोर्स होती तो इट शुड हैव मूव डाउनवर्ड, लेकिन फिजिक्स की टर्म्स में बात करें तो ये अप डाउनवर्ड मूव क्यों नहीं करता? क्योंकि एक रिएक्शन फोर्स भी है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है. इस रिएक्शन फोर्स को हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स या आर कहते हैं, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जिसने इस वेट को बैलेंस किया हुआ है, एंड दैट ब्लॉक इज लाइंग ऑन द टेबल.
अगर आपका प्लेन इंक्लाइंड हो, ये है इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज द ब्लॉक, बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट। वेट की डायरेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, इट इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरह होगा वेट। अब बताइए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसी होगी? नो, मैंने बिल्कुल, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया दिस इज रॉन्ग। मैंने बताया हुआ है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मीन आपकी सरफेस, आपकी ये इंक्लाइन प्लेन है, सरफेस है ये वाली, सो इसके परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मीन आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी like this, perpendicular to the plane, perpendicular to the surface. This is the direction of r, always perpendicular to the plane. मीन अगर आप यहाँ पे भी ड्रॉ करना चाहते हैं r, अगर आप यूं फिजिक्स में ड्रॉ करने के आदि हैं, r इस तरह ड्रॉ करना चाह रहे हैं, so that is also correct, एक ही बात है। So normal reaction force, normal contact force is always perpendicular to the plane. इवन अगर यहाँ पे एक रॉड हो, एक और केस ले लेता हूं, ये एक रॉड है, यहाँ पे ये रॉड एक रिंग में से पास हो रहा है, इस रिंग का एक वेट है, और वो वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा? वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे एक्ट कर रहा होगा वेट। सपोज इस पे एक फोर्स लग रही है एफ, यहाँ पे ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, मुझे ये बताइए इसमें क्या कांटेक्ट फोर्स होगी? कांटेक्ट फोर्स हर उस वक्त होगी जब कोई भी ब्लॉक या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी रिंग किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होगा, किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा। जैसा ये कांटेक्ट में था, ये भी कांटेक्ट में था, तो यहाँ पे भी एक कांटेक्ट फोर्स है, यहाँ पे भी सरफेस रॉड के साथ कांटेक्ट में है। अब बताइए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगी, आर की डायरेक्शन क्या होगी, जो आपके जहन में आ रहा है बताइए। हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, मीन आप कह रहे हैं इस तरफ, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट लाइक दिस, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए पहली बात तो हमारे जहन में आनी चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो अब क्या होगी, वो परपेंडिकुलर टू द रॉड होगी। अब जब परपेंडिकुलर टू द रॉड करें तो आपके माइंड में टू ऑप्शन आएंगी कि परपेंडिकुलर टू द रॉड ये भी हो सकती है, ये भी परपेंडिकुलर टू द रॉड है, और ये भी परपेंडिकुलर टू द रॉड है। सो इन दोनों में से कौन सी करेक्ट होगी? सो दोनों में से कौन सी करेक्ट होगी? देखिए अगर आपने उस रिंग को रॉड के अंदर रखना है, और एक फोर्स आप देख सकते हैं राइट राइट साइड पे, तो एग्जैक्टली नहीं लग रही, आप कह सकते हैं कि अपवर्ड और राइट के मिडल में एक लग रही है, सो एक उसका कंपोनेंट राइट साइड पे लग रहा है। सो उस एफ फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन फोर्स होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। सो दिस वन इज करेक्ट, मीन दिस वन, इस तरह आप इसको लेबल करें, या जिस तरह मैंने पहले लेबल किया था इधर, सो एक ही बात है। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे वो सरफेस रॉड है, so इसके परपेंडिकुलर। सो मैंने स्टार्ट में हेडिंग दी कि कांटेक्ट फोर्सेस, और उसमें एक कांटेक्ट फोर्स की हमने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मीन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देयर इज वन अदर contact force, and that contact force is friction force। जी ये कौन सी फोर्स होती है फ्रिक्शन फोर्स? किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब सरफेस रफ होगी, ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस।
ड्यू टू रफ सरफेस। अगर सरफेस उसमें फ्रिक्शन जीरो होगी ना। रफ सरफेस होगी, अगर स्मूथ सरफेस होगी तो उसमें फ्रिक्शन जीरो होगी, उसमें फ्रिक्शन नहीं होगी। सो ड्यू टू रफ सरफेस, और जितनी ज्यादा सरफेस रफ होती है उतनी फ्रिक्शन उसमें आपके पास ज्यादा होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को अपोज करती है, ये एक अपोजिंग फोर्स है जो कि मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अपोज करती है। बताइए फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द मोशन। और अगर मूव ही ना कर रहा हुआ तो फिर भी होगी फ्रिक्शन, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, और ये हमारे बहुत केसेस आएंगे। आप लिखिए, इट इज opposite to the direction of motion or opposite to the intent of motion। समटाइम्स ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता, जब मूव कर रहा हो तो फिर तो क्लियरली समझ आ जाती है कि उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी। लेकिन अगर वो मूव नहीं कर रहा, उस पे एक फोर्स अप्लाई की जा रही है लेकिन फिर भी वो मूव नहीं कर रहा, तो आप उसमें गेस कर सकते हैं, गेस नहीं एक्यूरेटली क्वेश्चन में बता भी सकेंगे कि उसकी इंटेंशन ऑफ मोशन क्या है, कि वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। तो जिस डायरेक्शन में मूव कर उसकी इंटेंशन होगी, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगी। ये बहुत से केसेस हम देखेंगे, इंटेंशन ऑफ मोशन क्या होगी, मीन आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव राइट लेफ्ट, वो केसेस होंगे। सो इट इज, अगर तो मूव कर तो फिर तो डायरेक्शन फाइंड करना इट्स नॉट डिफिकल्ट, उसके अगेंस्ट आप फ्रिक्शन को लेबल कर दें। और ये फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू द प्लेन होती है, जिस तरह कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन। अगर साथ लिखना चाहते हैं, पैरेलल टू द प्लेन या पैरेलल टू द सरफेस। ओके, अगर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज अपवर्ड, इस पे एक फोर्स लग रही है यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स। आप बताइए, अगर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ब्लॉक राइट साइड पे मूव करना शुरू हो गया, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो मूव ना कर रहा होगा, तो फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, स्टिल लेफ्ट। देखिए आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि हैवी ब्लॉक होता है, आप उसको मूव कर रहे होते हो अपनी डायरेक्शन में, लेकिन वो इतना ज्यादा हैवी होता है कि उसको जितनी मूव करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है, आप उतनी फोर्स लगा नहीं रहे होते। तो आपकी इंटेंशन क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की इंटेंशन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उस पर मूव करवाने की कोशिश। तो इसको मूव करवाने की कोशिश की जा रही है 2 न्यूटन फोर्स से, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। सो अब इंटेंशन ऑफ मोशन यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स राइट। सो व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अगेंस्ट मीन लेफ्ट। सो ये एफ से हम फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमने करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो यहाँ पे मूव नहीं करता फोर्स अप्लाई करने के बाद, वो अब हम डिस्कस करने लगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन है फ्रिक्शन ही, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो वर्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इससे क्या आपको आइडिया हो रहा है कि कौन सी फ्रिक्शन होगी।
लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लिखते हैं एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू आर। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू आर। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड आर। ये म्यू क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज आर? आर अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, इट्स नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये वेरी करती है सरफेस टू सरफेस। आप ऐसे देखिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, वैसे वर्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये पता चलता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, किसी भी एक सरफेस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट और सरफेस के दरमियान जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है वो फाइंड कैसे करते हैं? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड आर। आर तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये म्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये टोटली सरफेस पे डिपेंड कर रही है कि सरफेस कितनी रफ है और कितनी स्मूथ है। म्यू की वैल्यू कभी 0.2 आएगी, कभी 1 आएगी, कभी 2 आएगी। जितना म्यू मीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन उसकी ज्यादा होगी। एक स्पेसिफिक सरफेस के लिए और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो सेम अगर रहे, देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल स्टे सेम। मीन ये एक मोबाइल है, इसके लिए इस जिस डेस्क पे ये पड़ा है, अगर इसके दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं बता दूं कि 0.8 है तो थ्रू आउट 0.8 मिलेगा। लेकिन अगर यही फोन में किसी और सरफेस पे रख दूं, उस टेबल पे रख दूं, तो उस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट हो सकती है। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा एक सरफेस के लिए, और अगर सरफेस चेंज हो जाए तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को फर्दर डिस्कस करते हैं जरा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बेसिस पे होंगे। ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक ये ब्लॉक है। लिखने से बेहतर है समझिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। मुझे ये बात पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द टेबल इज 5 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? मैंने बताया मैक्सिमम फ्रिक्शन। आपको मैंने बता दिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन दिस टेबल या मैक्सिमम फ्रिक्शन between this table and the surface is 5 न्यूटन। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है इस टेबल और ब्लॉक में वो 5 न्यूटन पॉसिबल है। अहमद मुझे बताइए कि अगर इस ब्लॉक पे मैं 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूं इस डायरेक्शन में, क्या ब्लॉक मूव करेगा? आंसर यस और नो। ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि हमें ये बात आइडिया हो चुका है कि इस ब्लॉक और सरफेस के दरमियान जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 5 न्यूटन है। इसका मतलब पहले मुझे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, और फिर जो फोर्स अप्लाई करूंगा वो मूवमेंट के लिए यूज होगा। सो 1 न्यूटन जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इलियास ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। मुझे ये बताइए जब मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, इसके अगेंस्ट एक फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी, वो फ्रिक्शन कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फ्रिक्शन? इट इज, अगर ये फ्रिक्शन 5 न्यूटन हुई इलियास तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहिए। फ्रिक्शन 5 न्यूटन नहीं है। जब आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, जब आप फोर्स अप्लाई नहीं करें उसके दरमियान वहां फ्रिक्शन एक्टिवेट होती नहीं है। जब आपने उस ब्लॉक के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की तो फ्रिक्शन एक्टिवेट होगी, और फ्रिक्शन भी कितनी यूज हो रही है? 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई की, फ्रिक्शन भी एक्टिवेट होगी 1 न्यूटन, इसका मतलब दोनों फोर्सेस बैलेंस होगी और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जब आपने फोर्स अप्लाई कर दी 2 न्यूटन, सो फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट कितना एक्ट करेगी? वो भी 2 न्यूटन एक्ट करेगी।
ठीक हो गया। अब भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जब आपने फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स 3 न्यूटन, सो फ्रिक्शन कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी उस वक्त? 3 न्यूटन। स्टिल बैलेंस है। जब आपने फोर्स अप्लाई की 4 न्यूटन, फ्रिक्शन भी कितनी होगी? 4 न्यूटन। फ्रिक्शन देखिए अपने आप को एडजस्ट कर रही है, आपकी अप्लाइड फोर्स के मुताबिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रही है। सो 4 न्यूटन अप्लाई की, फ्रिक्शन फोर्स है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जब आपने फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन, उस वक्त फ्रिक्शन भी कितनी थी? 5 न्यूटन। सो ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे है। अब क्या होगा? अब जैसे ही समरा ने 5.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। और कितनी फोर्स से मूव करना शुरू होगा वो? 0.1 न्यूटन फोर्स से, क्योंकि फर्स्ट 5 न्यूटन फोर्स तो फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज होंगे। अगर आपने 5.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की तो 0.1 न्यूटन फोर्स से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो ये वो स्टेज है जब आपने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे थे, फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन आ गई थी, इस स्टेज पे फ्रिक्शन की लिमिट आ गई। ऐसे ही है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिट आ चुकी है। इस स्टेज पे जो फ्रिक्शन है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं इस स्टेज पे? इस स्टेज पे ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। सो ये वो स्टेज है जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। जब आप 4 न्यूटन लगा रहे थे उस वक्त भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में था, लेकिन वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम नहीं था। ये वो स्टेज है जिसपे आप थोड़ी सी फोर्स ज्यादा लगा दें तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। ऐसी इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और इस स्टेज पे जो फ्रिक्शन होती है उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है ये बात? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का थोड़ा सा आइडिया हुआ। इसी तरह एक और जरा केस ले लेते हैं। एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन है सपोज, उसके ऊपर एक ब्लॉक है। ठीक, इस ब्लॉक के ऊपर ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है। इसके ऊपर अगर कोई फोर्स ना लग रही हो, एक वेट फोर्स ही लग रही हो, वेट का कंपोनेंट लग रहा होगा, तो ये सपोज ये मूव नहीं कर रहा। अक्सर आप लोग भी अपनी नोटबुक के ऊपर कोई एक पेन रख के इस तरह बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, और अपनी नोटबुक को इंक्लाइन करते जाते हैं। जब क्लास में कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो फिर ये इसी तरह खेल रहे होते हैं हम। सो हम क्या कर रहे होते हैं, अपने बुक को इंक्लाइन करते जाते हैं, देखते हैं कि पेन कब गिरेगा, करते जाते हैं, और एक स्टेज आपको अंदाजा हो जाता है कि अब मैं थोड़ा सा भी उस बुक को ज्यादा इंक्लाइन किया तो पेन मूव करना शुरू कर देगा, गिर जाएगा नीचे। वो स्टेज कौन सी होगी? वो एक ऐसी स्टेज होगी जिसमें पेन इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, द पेन इज अबाउट टू मूव, द पेन इज अबाउट टू स्लिप। इस स्टेज को पे जो इक्विलिब्रियम होगा, उस स्टेज पे जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। और इस स्टेज पे जो फ्रिक्शन होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। मीन एक ये ऑब्जेक्ट अगर हो सकता है कि इतनी फ्रिक्शन हो कि ये ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करे डाउनवर्ड, ये अभी जो केस मैंने लिया है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा इंक्लाइन कर दूं ऐसे, ये जो स्टेज आ गई है, अब मुझे पता है कि इससे फर्दर इंक्लाइन किया तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट विल स्लिप, ऑब्जेक्ट विल स्लाइड। सो ये वो स्टेज है जिसपे अब आपको पता है कि थोड़ा सा भी और फोर्स लगाने से, या थोड़ा सा उस इंक्लाइन प्लेन को मजीद टिल्ट करने से ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगा। सो इस स्टेज पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा। नॉर्मली पेपर में जो वर्ड्स यूज करता है ना, कुछ ऐसे यूज करता है। Object is about to move, about to slide, about to slip। जब इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करता है, इसका मतलब ये है कि अब वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर थोड़ी सी फोर्स भी अगर ज्यादा लग गई तो वो मूव करना शुरू कर देगा। इस स्टेज पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब इस स्टेज पे जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम।
और इस स्टेज पे जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। In when the object is on the point of sliding down, on the point of sliding up, on the point of moving right, on the point of moving left, जब आपको एक स्टेज आ जाए कि वो अबाउट टू मूव हो, तो उस वक्त इक्विलिब्रियम लिमिटिंग होगा और जो फ्रिक्शन होगी वो लिमिटिंग होगी। अब मुझे इसी में बताइए, ये दोबारा इस केस की तरफ वापस आते हैं। जब आपने 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, उस वक्त फ्रिक्शन कितनी होगी? फ्रिक्शन की जो लिमिट है मैंने ऊपर लिखी वो 5 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 है। तो जब आप 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी? 5 न्यूटन। आपने जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की 7 न्यूटन, फ्रिक्शन कितनी होगी? 5 न्यूटन। आपने अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की 12 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी उसमें? 5 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन की तो लिमिट आ चुकी है। सो मुझे ये बताइए कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उस वक्त फ्रिक्शन कौन सी होगी? उस वक्त भी हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा हमेशा ऑब्जेक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन में होगा, मीन उस वक्त जो फ्रिक्शन उसमें होगी वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी। जब रेस्ट पे होगा तो क्या होगा? उस वक्त फ्रिक्शन कौन सी होगी? लिमिटिंग भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। अगर वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में हुआ तो उस वक्त फ्रिक्शन लिमिटिंग होगी। तो रेस्ट पे हुआ, क्योंकि रेस्ट पे तो पॉसिबल है, हो सकता है आपने 4 न्यूटन अप्लाई की हो, फ्रिक्शन भी 4 हो, तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो नहीं है, वो लिमिटिंग नहीं है। सो रेस्ट के केस में ऐसा पॉसिबल है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ना हो। सो प्योर अगर सिंपली अगर आपका रेस्ट है, सो हो सकता है आपकी नॉर्मल फ्रिक्शन हो, लेकिन अगर वो मूव कर रहा हुआ, रेस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का तो वैसे हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। सो जब मूव भी कर रहा होगा, मूविंग का मतलब उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। अब इसमें एक पॉइंट और लिखना है मैंने, वो जरा देखिए। अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स, अगर आपने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस हुई, तो मुझे बताइए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या मूव करेगा? अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुई, तो ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट और इट विल बी मूविंग। वो रेस्ट पे होगा। देखिए, एक्सटर्नल फोर्स अगर आप 4 न्यूटन अप्लाई करें, मीन अगर आप फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। सो ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। अच्छा, अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल अगर हो गई, ये इक्वल वाला केस पे अगर, तब क्या होगा? तब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। वो एक अलग बात है कि उस केस में इक्विलिब्रियम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा। और अगर आपकी अप्लाइड फोर्स मीन एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई, एक्सटर्नल फोर्स या आप नेट फोर्स कह सकते हैं, अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा होगी, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग। सो उस वक्त ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। तो हम फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वो वेट फोर्स डिस्कस किया, फिर नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, फिर फ्रिक्शन फोर्स, एंड नाउ द फोर्थ एंड लास्ट इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कब एग्जिस्ट करती है? कब एग्जिस्ट करती है ये? इट इज ऑलवेज along the स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वो हो सकती है, वायर में हो सकती है, रोप में हो सकती है, मीन
लेकिन वो टॉट होना चाहिए। टॉट, टॉट मीन खिंचा हुआ, लूज नहीं होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, वो टॉट स्ट्रिंग होनी चाहिए। और टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, ये तो पता चल गया कि स्ट्रिंग, अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अलोंग होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। ये भी आपको क्वेश्चन बहुत तंग किया करेगा, लेकिन एक आसान सी बात है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द रेफरेंस ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि देखिए ये डिपेंड करेगी टेंशन, अगर ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये एक ऑब्जेक्ट बी है, अगर इन दोनों ने एक स्ट्रिंग को दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम ए और अवे फ्रॉम बी। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट ए हुआ, मीन अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए हुआ, तो आपकी डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होगी? अवे फ्रॉम ए, लाइक दिस। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बी हुआ, तो फिर उस वक्त डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होगी? अवे फ्रॉम बी। सो ये डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन आप जिस पॉइंट पे सारी फोर्सेस आप लेबल कर रहे हैं। मीन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं ना कि ये पॉइंट है, इसके ऊपर में, इस पॉइंट के ऊपर मैं सारी फोर्सेस देख रहा हूं, अगर वो कहता है इक्विलिब्रियम में है, तो इस पॉइंट के ऊपर फोर्सेस सारी अगर आप लेना चाहते हैं, आप पूरे सिस्टम को ना लेंगे। अगर आप सिस्टम ए लेना चाहते हैं, अगर आप पॉइंट ए के रेफरेंस से सारी फोर्सेस लेबल करना चाहते हैं, सो ए के रेफरेंस से जब लेंगे तो अवे फ्रॉम ए। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट बी हुआ, तो फिर अवे फ्रॉम बी होगा। लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होगा। सो प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि ये सब फोर्सेस वहां कैसे यूज होंगी और कैसे हम लेबल किया करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।